विकास, यही है होना चाहिए जुमला भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने एजुकेशन का बजट कम किया है, इसलिए जहां इलिटरेसी ज़्यादा होगी इनकी धर्म की राजनीति ज़्यादा चलेगी, जहां लोग पढ़े लिखे होंगे वो डेवलपमेंट को चुनेंगे। बंगाल में दूसरे फेज़ का चुनाव आज ही संपन्न हुआ है और पूरे देश की निगाह इस वक्त नंदीग्राम में। क्या नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीतेगी या फिर एक समय में उनके साथी रहे शुभेंदु अधिकारी उन्हें हराएंगे? तो उसको लेकर क्या है चर्चा। हम लोग इस वक्त कलकत्ता में हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी में, कलकत्ता के इलियट रोड में। यहाँ चंद लोग हैं, मेरे सामने एक यंगस्टर है जो पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे। नंदीग्राम में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगा, और ये खेला में कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, खेला होगा या खेला शेष होगा? 100% ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा आज कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार रही हैं, खेला शेष हो गया है। एक्चुअली में खेला शेष बीजेपी का हो गया है। 50,000 वोट के लीड से शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वो जीतेंगे। मेरे ख्याल से 50,000 टोटल वोट भी शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में नहीं मिलने वाला है। जो 2-4 हज़ार वोट मिलेगी वो ईवीएम की गड़बड़ी से मिलेगी, और ईवीएम की गड़बड़ी हम किसी से छुपा नहीं है। 150 से ज़्यादा बूथों पे जो है इलेक्शन रुक गया है, स्टॉप हो गया है, ईवीएम की गड़बड़ी सामने आई है। इससे ज़्यादा और क्या खेला होगा ये मुझे नहीं पता। तो खेला शेष मेरे ख्याल से एक्चुअली में बीजेपी का हो चुका है, और ये 2 मई को 100% हमारे सामने आ जाएगा कि 50,000 से नहीं, करीब 1.5 लाख के मार्जिन से ममता बनर्जी वहाँ जीतेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी बार बार कह रही है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी वोट हार चुकी है। ये तो उनका सोच है, उनको लग रहा है कि उनका ईवीएम पे कंट्रोल है, तो वो इस हिसाब से ममता बनर्जी को हरा देंगे। अभी हाल फिलहाल अमित शाह ने कहा था सेकेंड फेज़ की वोटिंग ख़त्म होने के बाद कि 35 से 40 सीटों पे बीजेपी आगे है और जीत कर आएगी। हालांकि सेकेंड फेज़ के इलेक्शन में ही टोटल 30 सीटों पे चुनाव हुआ है, तो 35 से 40 वोट पे बीजेपी कैसे आगे होगी? इस हिसाब से तो फिर 294 सीट में 400 सीट बीजेपी लाएंगी। तो उनके हाथ में ईवीएम है, अगर टीएमसी पे बटन दबाओ और बीजेपी को वोट डालो तो फिर शायद 400 सीटों पे बीजेपी जीत जाएगी। ये जो इतना कुछ माथापच्ची हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी अगर आती है सत्ता में तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। अगर उनके पास चेहरा है तो चेहरे को सामने लाए। उनका चेहरा आप किसे बनाएंगे? चेहरा बनेंगे दिलीप घोष, उनकी सोच से क्या वाकिफ़ नहीं है। वो न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं नौजवानों को अब हथियार उठाने की ज़रूरत है, हिंदुओं को अब हथियार उठाने की ज़रूरत है। जिस पार्टी का प्रेसिडेंट ये कहेगा कि नौजवानों को हथियार उठाने की ज़रूरत है, उस पार्टी का और क्या स्टेटस रहेगा या क्या बाकी रह जाएगा? आप उन्हें नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम हथियार ही देंगे अब उन्हें। बीजेपी ने कहा कि हम लोग जिस दिन सत्ता में आएंगे पहला कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें हम लोग सीए को पारित करेंगे। इस पर आपको क्या लगता है? किसे पारित करेंगे? CAA कानून। हाँ, तो अब तो यही कहेंगे, सीए का विरोध हमने शाहीन बाग में किया तो पाकिस्तानी हो गए। सिंधु बॉर्डर में किसानों ने आंदोलन किया तो वो खालिस्तानी हो गए। अगर आप और हम आंदोलन करेंगे तो हमारा आप आतंकवादी हो जाएंगे। तो सिवाय इल्ज़ाम लगाने की बीजेपी और कुछ नहीं करती है। ये एक वादा है जो वो बंगाल की जनता से करना चाह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में सीए लाएंगे, और असम में सीए का कोई बात ही नहीं करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि घुसपैठियों को निकालेंगे और आप जाकर खुद बांग्लादेश में पीएम की गोद में बैठ जाते हैं। तो आप खुद ही कंफ्यूज है, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आप बरगला चुके हैं, आप पक्का बंगाल में हारने वाले हैं। 2 मई को क्या होगा, क्या लगता है आपको? 2 मई को इंशाल्लाह टीएमसी की सरकार बनेगी और हम और आप यहाँ खुशी मना रहे होंगे। आपका तो किसी भी सियासी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, फिर आप ममता जी का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं खिलाफत करता हूँ बीजेपी की। मुझे नफरत है उनकी सोच से। आपका अधिकार अगर वोट तक होता हमारे ऊपर तो हम ज़रूर सिर्फ उसे वोट तक रखते हैं। हम आपसे नफरत नहीं करते। आप लोगों के दिमाग में घुसना चाहते हैं, आप हमारे बीच में आपसी नाइत्तेफाकी पैदा करना चाहते हैं। आज आपने बंगाल में भी वही कर दिया है। आप नंदीग्राम की जनता का सुने तो वो कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों का वोट नहीं है। कौन सा ऐसा बूथ है जहाँ पे 100% किसी एक धर्म का वोटिंग होता होगा? हर बूथ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर वोट देते हैं, और आप वहाँ पे कहते हैं कि वो बेगम है। मतलब जो मुसलमान है वो तो दुश्मन थे ही। ममता बनर्जी को भी आप बेगम बना दिए, मुसलमान बना दिए। मतलब जो बीजेपी के साथ नहीं, वो देश के साथ नहीं, वो देश के खिलाफ है, वो आतंकवादी है, वो मुसलमान है। इस राजनीति से हमें नफरत है, और अगर कोई ताकत बीजेपी को बंगाल में रोक सकती है तो सिवाय ममता बनर्जी की और कोई नहीं है। इसलिए हम ममता बनर्जी का भरपूर और मोदी जी तो कहते हैं कि हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए। सब में तो सब है, मुसलमान भी है। काश हम अल्लाह से दुआ करते हैं उनका सबका साथ और सबका विकास में हम सब होते, मगर उनके नेता जो खुलेआम इतनी टिप्पणियाँ करते हैं मुसलमानों के बारे में, वो उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते।
उनको पार्टी से बर्खास्त नहीं करते, तो हम कैसे यकीन रखें कि उनके बातों में 1% की भी सच्चाई है और वो सबका साथ और सबके विकास में सबको लेकर चलना चाहते हैं। ये योगी जी आए थे, योगी जी ने कहा कि हम लोग पश्चिम बंगाल में आएंगे तो लव जिहाद जो इस पर हम लोग लॉ लाएंगे, तो आपको क्या लगता है? तो सिवाय लव जिहाद के उनके पास और है क्या? डेवलपमेंट पे आप बात कीजिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। योगी जी यहाँ आकर लॉ ऑर्डर की बात करते हैं। बस्ती एक टुकड़ी है यूपी में, अभी वहाँ का कारनामा आपको बता देते हैं हम। एक पुलिस ऑफिसर है जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको सस्पेंड किया गया और ये साबित हुआ कि वो किसी लड़की से छेड़खानी उन्होंने की और जब उस छेड़खानी में उस लड़की नहीं फंसी तो उन्होंने उसके पूरे परिवार को 8 अलग अलग फॉल्स केसेस में फंसा दिया। तो ये हालत है और ये हालात है अभी लॉ एंड ऑर्डर का यूपी में। और उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर आकर बंगाल में कहते हैं कि यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। इस पे सिवाय हंसी के आम पब्लिक को और कुछ नहीं आती है। तो ममता बनर्जी को जो चोट लगा है, भाजपा का कहना है कि चोट नहीं लगा, नाटक है और उनको तो बरमूडा पहनना चाहिए, दिलीप घोष जी ने कहा। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? ये निहायत ही बेहदा कमेंट उन्होंने किया है। एक पार्टी के, वो इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, और वो किसी महिला के बारे में इस तरह की भद्दे कमेंट करते हैं। ये उनका सोच हमें जाहिर करता है। और फिर यही सोच वाले कहते हैं कि हम यहाँ बंगाल में बहू और बेटियाँ बचाएंगे। आप बहू और बेटियाँ जलाने वाले थे, जलाने वाले हैं और हमेशा जलाने वाले रहेंगे। अमित शाह आए थे परसों, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो महिला है इनसिक्योर है। क्या लगता है? बंगाल में महिला अगर इनसिक्योर है, इसका जवाब आपको बंगाल की महिलाओं ने दिया है। मैंने जितना ग्राउंड रिपोर्टिंग देखा है, जितनी भी महिलाओं को अपने बारे में बोलते हुए सुना है, यही सुना है कि वो आज आधी रात में बंगाल में, कलकत्ते में बेफिक्र घूमती है क्योंकि वो यहाँ सुरक्षित है। अगर आप यही कहानी यूपी में है, वहाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित है, तो ना हाथरस होता, ना उन्नाव होता और ना ही आए दिन वहाँ पे कहीं ना किसी गली में, आज हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं, किसी न किसी बेटी की इज्जत के साथ खेला जा रहा होगा। और ये कहानी यूपी बिहार की है, हमारे बंगाल की नहीं है। आप लोग यंग है, बीजेपी का कहना है कि हम लोग आएंगे तो जो यंगस्टर्स है, नौजवान, उनको नौकरी देंगे, जॉब देंगे। तो आप लोगों को इसमें क्या तकलीफ़ क्या है इसमें? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसी का इंतज़ार हम 7 सालों से कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि 5 साल, बस 5 साल 60 महीने मुझे दे दे। 60 साल आपने कांग्रेस को दिया, हालांकि उस 60 साल में 10 साल बीजेपी का शासन था, वो उन्हें आज भूल चुके हैं। 60 महीने मुझे दे दे, मैं इंडिया को अमेरिका से आगे ले जाऊंगा। आज आप बताइए, हमारा जीडीपी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है, तो उनके वादों में हम कैसे यकीन करें? 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, 200 नौकरियां भी देते तो इतने सारे नौजवान आज यहाँ बेकार नहीं खड़े होते। तो क्या लगता है इस बार जो नंदीग्राम से जो लड़ाई ममता बनर्जी शुरू किया है, पूरा बंगाल में इनके पास कुछ तो हथियार है नहीं सिवाय ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी अकेले भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो सिर्फ अपनी सीट पे नहीं, आप समझ लीजिए 291 सीट्स पे टीएमसी लड़ रही है और जहां भी वोट पड़ेगी टीएमसी को, ममता बनर्जी का चेहरा काफ़ी है लोगों के लिए टीएमसी को वोट देने के लिए। और इंशाल्लाह कम से कम 230 सीटों पे टीएमसी यहां आएगी। मिथुन चक्रवर्ती अभी आया है, उन्होंने कहा कि मैं पानी का सांप नहीं, बहुत बड़ा सांप हूँ, कोबरा सांप हूँ। क्या लगता है ये सांप ममता बनर्जी या टीएमसी को डसने के लिए काफ़ी होगा? अपनी सच्चाई मिथुन जी ने खुद ही बयान कर दी है कि वो सांप है। सांप के बारे में ये कहावत हमने बचपन से सुन रखी है कि आप सांप को दूध पिलाएंगे, वो आपको फन ज़रूर मारेगा। और यही काम मिथुन चक्रवर्ती कर रहे हैं। जब किसी पार्टी ने उन्हें दूध पिलाया, उन्हें घूर कर उसको डंक ज़रूर मारा। और उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो ऑलरेडी एक लीगल ट्रबल में फंसे हुए हैं। उनका बेटा और उनकी वाइफ, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं है। जो भी लोग इसे देखने वाले हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आज उन्होंने बीजेपी का दामन क्यों थामा है, ये आपको बहुत साफ साफ पता चल जाएगा। और वो अपने कैरेक्टर के अंदर रहकर अपना काम कर रहे हैं। डंक मारना उनका पुराना काम है, वो आज टीएमसी के साथ यही काम कर रहे हैं। और एक चीज़, जैसे ही 2 मई को यहाँ टीएमसी की सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर वो बीजेपी को फिर डंक मारेंगे, ये गारंटी है। अच्छा, एक बार हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जहाँ जा रही है, कुछ लोग उन्हें जय श्री राम बोल रहे हैं। क्या लगता है ये किस तरह का, इसको फिर देखेंगे? देखिए, बीजेपी ने राजनीति को इंडिया में आज इतना नीचे कर दिया है कि इसे धर्म से जोड़ दिया है। एक कंट्री का जब भी कोई पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरह से धर्म को बीच में लाएगा, उस देश का डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा। जैसे आज इंडिया का डेमोक्रेसी खतरे में आ चुका है। इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश में अगर कोई खतरे में है तो देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं और आप पूछते हैं कि आपको इसका विरोध क्यों है। हम इसका विरोध नहीं करते। आप मंदिरों में अपने
रिलीजन प्रोसेशंस जो आप निकालते हैं उसमें आप जय श्री राम का नारा लगाते आए, हमें इससे दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत तब है जब आपने आज लोगों के दिमाग को इस तरह सड़ा दिया है कि वो कहीं 10 या 20 मुसलमान भाई देखेंगे तो हमारे कुछ हिंदू भाई जो गुमराह हो गए हैं वो उस वक्त उनको याद आएगा जय श्री राम। आज आपके मेरे घर पे खाना नहीं बनेगा तो चलिए दोनों हाथ से उठाकर कहते हैं जय श्री राम, खाना आ जाएगा। नौकरी नहीं है हमारे देश में, चलिए दोनों हाथ उठाकर कहते हैं जय श्री राम, नौकरी मिल जाएगी हमें। देश का जीडीपी, अर्थव्यवस्था आज इतना नीचे चला गया है, चलिए पूरा देश मिलकर कहते हैं जय श्री राम, क्या ये सब वापस ठीक हो जाएगा? तो हम गर्व से कहेंगे जय श्री राम। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को गुस्सा आता है, क्या लगता है? गुस्सा आने का उसके पीछे रीज़न है, आप और हम, वो एक ह्यूमन है, वो इनकी तरह मंझी भी होता ना, एक पॉलिटिशियन होता है और एक पार्टी अच्छे लोगों से अच्छी पार्टी बनती है, अच्छे पार्टियों से अच्छे लोग नहीं बनते। ममता बनर्जी पहले खुद एक अच्छी इंसान थी तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, जो एक पार्टी अच्छे लेवल पे काम कर रही है, सेक्युलर होकर काम कर रही है। ये लोग, इनके गढ़ आरएसएस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इनकी सोच ही ऐसी थी कि इन्हें हिंदू और मुसलमान ही करना है सालों से। इन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया अपने कार्यालय में, तो आज ये सेक्युलर होने की बातें करते हैं जो कि सच हो ही नहीं सकता। अब ये नारा लेकर आए हैं जय श्री राम का, जिससे इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अगर आप जय श्री राम कहते हैं, मैं एक बात दावे से कहता हूँ, आज जो हिंदू भाई जय श्री राम नहीं लगाएंगे, कहेंगे नहीं इनके बोलने पर, ये उन्हें भी हिंदू मानने से इनकार कर देंगे। अच्छा, एक बीजेपी की ओर से एक आरोप लगता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है, वो ना वो दुर्गा पूजा सही से कर पाते, ना सरस्वती पूजा कर पाते हैं। जब उनका भसान होता है तो मुहर्रम की वजह से पुलिस उन पर रोक लगाती है, उन्हें हाईकोर्ट जाने पड़ता है। क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में हिंदू का बहुत डिप्रेस है, पीछे है? ये तो बहुत सारे हिंदू भाई मेरे यहाँ मौजूद है और हम यहाँ पर हमारे, ये हमारा हिंदू भाई है। इधर आइए। आप अच्छा बोलना। क्या लगता है, बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, क्या लगता है आप पे? कभी अपना नाम बताइए। अजय, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में आप पे कभी कुछ जुल्म जाती हुआ? कभी नहीं। कभी आपको लगा कि आप हिंदू, आपके साथ कहीं पे जाती हो रही है? नहीं। आप नदीम भाई के साथ है, कभी लगा कि नदीम भाई आपके साथ? दोनों एक साथ बैठते उठते, हम लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ नहीं रहते। कभी लगा कि ये मुसलमान है या आपके साथ थोड़ा सा ये इनका व्यवहार में कुछ कमी? बीजेपी जो कहती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे बहुत जुल्म जाती हो रहे हैं, आप क्या कहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं। दुर्गा पूजा के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बंगाल में ना कभी भी कार्निवल नहीं हुआ करता था दुर्गा पूजा में जी। ये स्टार्ट करने वाली हमारी ममता बनर्जी है। आज जिस लेवल पे कार्निवल होता है, दुर्गा पूजा का भसान होता है रेड रोड में अगर मुसलमानों का नमाज होता है तो उसी रेड रोड में हिंदुओं का कार्निवल भी होता है दुर्गा पूजा का। और ये 2 लाख रुपए क्लबों को देने के लिए दुर्गा पूजा मनाना, ये ममता बनर्जी में स्टार्ट किया है। इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, जहाँ खाने को लोग तंगी थे और सरकारें अपनी दुहाइयाँ दे रहे थे कि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हो गई है, गिर गई है, इतने बुरा अर्थव्यवस्था होने पर भी 50,000 रुपये पर क्लब को इसी ममता बनर्जी ने दिया है दुर्गा पूजा मनाने के लिए। और आप उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हिंदू वेस्ट बंगाल में हिंदू भाई हमारे दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे। ये सिवाय घटिया इल्ज़ाम के और दूसरा कुछ नहीं है जो बीजेपी लगाती है। बिल्कुल। आखिरी क्या लगता है नंदीग्राम? असल ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, अंबानी का साथ और अदानी का विकास, यही है होना चाहिए जुमला भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि आप अगर देखें, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 2014 से पहले $19 बिलियन था। आज उनका नेटवर्थ जो है $80 बिलियन है, यानी 4 गुना उनके माल में इजाफा हुआ है। तो इससे यही समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ अंबानी का विकास हुआ है और अदानी का उन्होंने विश्वास जीता है। देश की जनता और जीडीपी तो माइनस में है, और अगर विकास किसी का हुआ है तो अंबानी और अडानी का ही हुआ है। 14 विधानसभा का सीट है, कलकत्ता नॉर्थ साउथ। 14 में क्या होगा रिजल्ट? 14 में 14 टीएमसी सरकार बनाएगी, ये गारंटीड है। क्योंकि कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इन्होंने एजुकेशन का बजट कम किया है, इसलिए जहाँ इलिटरेसी ज़्यादा होगी इनकी धर्म की राजनीति ज़्यादा चलेगी। जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे वो डेवलपमेंट को चुनेंगे। और कलकत्ता के 14 सीट में 1,00,000% लोग जो है टीएमसी की सरकार को चुनेगी।